Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS, we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session. After every copy that was checked, we had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that. And I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. मेरा नाम आकाश कुमार शर्मा है। मैंने IAS 2025 की परीक्षा में सेकेंड रैंक हासिल किया है। यह परीक्षा UPSC द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। इससे पहले मैं आपको IAS के बारे में बताऊं, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग 10th एंड 12th वाराणसी से ही की है। मैंने अपना बैचलर स्टैटिस्टिक्स में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है, जो मैंने 2020 में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने IIT JAM की परीक्षा दी थी, जिसके थ्रू मेरा एडमिशन IIT कानपुर में हुआ था, जहां से मैंने अपनी मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स 2022 में कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद IIT के दौरान मैंने प्लेसमेंट ले लिया था, जो टाइगरनेटिक्स में एज अ एनालिस्ट मैंने ज्वाइन किया था, जहां पे मैंने अराउंड 3 इयर्स काम किया। लास्ट ईयर 2024 सितंबर में मैंने IAS की परीक्षा का देने का सोचा। IAS की परीक्षा के बारे में मुझे अपने बैचलर के टाइम से ही पता था, तो सिलेबस वगैरह मुझे आइडिया था, बट मैं देना चाह रहा था, बट मैं दे नहीं पा रहा था बिकॉज एक टाइम चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है इस एग्ज़ाम के लिए, बट मैं वो नहीं बना पा रहा था। तो लास्ट ईयर मेरे एक फ्रेंड ने भी रिज़ाइन किया था अपने कॉर्पोरेट जॉब से, और वो इस परीक्षा की तैयारी करना चाह रहा था। तो मुझे एक मोटिवेशन मिला उससे, और साथ ही मुझे एक पार्टनर मिल गया जिसके साथ मैं तैयारी कर सकता था। तो मेरे भी पहला था कि मैं भी जॉब छोड़ के ही तैयारी करूँगा, बट ड्यू टू सम रीज़न आई डिड नॉट लीव माई जॉब इन सितंबर। तो मैं उसके साथ लखनऊ में शिफ्ट हो गया था, और वो कोचिंग कर रहा था और साथ में अपना तैयारी कर रहा था, और मैं दिन में जॉब करता था और शाम में अपना प्रिपरेशन करता था। तो IAS के बारे में बात करें तो IAS का एग्ज़ाम 2 फेज़ में होता है। पहला रिटन एग्जामिनेशन होता है जो कि 1000 मार्क्स का होता है, और दूसरा इंटरव्यू होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है। और कंबाइन मार्क्स जो आपको मिलता है, अगर आप उसमें कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है। अगर रिटन एग्ज़ाम्स की बात करें तो रिटन एग्ज़ाम में कुल 6 पेपर होते हैं, जिसमें जनरल स्टडीज़, जनरल इंग्लिश, स्टैटिस्टिक्स पेपर 1, पेपर 2 एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर 3 एंड पेपर 4 होता है। जो स्टैटिस्टिक्स के पेपर होते हैं चारों, वो 800 मार्क्स के होते हैं, और जो जनरल स्टडीज़ होता है वो 100 मार्क्स का होता है, और जो जनरल इंग्लिश होता है वो भी 100 मार्क्स का होता है। इस तरह टोटल 1000 मार्क्स के पेपर होते हैं। यह पेपर 3 दिन लगातार जनरली जून के महीने में कराया जाता है। तो अगर मैं अपनी तैयारी की बात करूं तो मैंने जब सितंबर में स्टार्ट किया था तब तो मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ा था, बट मैं इंग्लिश से स्टार्ट करना चाहूँगा। तो इंग्लिश मैंने अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट किया था। इंग्लिश में ऐसे होता है, प्रीसिज राइटिंग होती है, पैराग्राफ राइटिंग होती है, वोकैबुलरी होती है, और इडियम्स एंड फ्रेजेज होता है, और सिंटेक्स करेक्शन होता है। तो मैंने स्टार्ट सिंटेक्स करेक्शन से किया था बिकॉज ये थोड़ा इजी टॉपिक पड़ता है, और इसको अगर आप करते हैं तो आराम से 10 क्वेश्चन में से आप 7 to 8 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, और आपको 8 नंबर तो आराम से मिल जाएगा। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी। इसके लिए निमिष बंसल की एक बुक आती है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, जो SSC वगैरह में भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये मैंने बुक 120 रूल्स वाली 120 रूल्स पढ़ा, और उसके बाद मैंने PYQs जो थे 10 ईयर्स के अवेलेबल वो लगाए। और जब मैंने PYQs लगाया 1-2 बार, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो सारे रूल्स हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ 30-40 रूल्स हैं जिससे क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। तो मैंने उस 30-40 रूल्स का एक शॉर्ट नोट्स बना लिया था, जिसको मैं बार बार पढ़ता था ताकि मुझे चीज़ें याद रहें। और मेरा एम था कि इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और इसमें 10 में से आराम से 7-8 क्वेश्चन जो है करके आएंगे। उसके साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस जो होते हैं वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, बट एक बुक है प्लेन टू पैरामाउंट बाय नीतू कपूर, तो उसमें कुछ 500 to 600 इडियम्स दिए हुए हैं,
जो मैं पढ़ता था, मतलब मैंने आई थिंक अप्रैल में स्टार्ट किया था, अप्रैल में इसको भी, और रोज हाफ एन आवर देता था मैं अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस को। तो जो मैं हाफ एन आवर पढ़ता था तो मेरा स्ट्रेटजी था कि कुछ 20-30 डेली में पढ़ लूँ। साथ ही मैं इसके सेंटेंसेस में बनाता था, सेंटेंस में खुद से बनाने की कोशिश करता था, नहीं बन रहा था तो चैट जीपीटी की मदद से मैं उसको अपना इडियम्स एंड फ्रेजेस देता था और उससे एक इडियम्स के लिए 4-5 सेंटेंसेस बनाता था, ताकि मुझे हर वैरायटी ऑफ आंसर्स मिले, ताकि मुझे कुछ याद भी रह जाए। तो इस तरह करके मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस स्टार्ट किया था अप्रैल में, और मैं डेली मई तक मैंने पढ़ा था। ऐसे मैंने जो 500 इडियम्स और फ्रेजेस जो दिए हुए हैं बुक में, तो मैंने 2-3 बार पढ़ लिया था, तो कि मुझे कुछ ना कुछ याद रह जाए। और एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि इडियम्स फ्रेजेस आपको अगर फंस जाता है तो आपको पूरा 2 नंबर मिल सकता है। तो मेरी स्टडी यही थी कि 5 में से अगर 2-3 भी मैंने लगा लेता हूँ एग्ज़ाम में, तो मुझे कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल जाएंगे। वोकैबुलरी की बात करें तो ये बहुत टफ होता है, तो इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करी थी। बस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो वर्ड्स आए हुए हैं, उनको मैंने देख लिया था, ताकि मैं अगर रिपीट होता है इनकेस तो मुझे याद रहें। फिर बात करें पैराग्राफ राइटिंग की, तो अगेन पैराग्राफ राइटिंग मुझे लगता है काफ़ी रिपीटेटिव होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो और आपको आराम से कुछ 20-25 पैराग्राफ मिल जाएंगे जो ऑलमोस्ट रिपीट होते रहते हैं। तो उनका एक लिस्ट बना के मैंने उनको पढ़ लिया था 2-3 बार, याद नहीं किया था पूरा कि कैसे लिखते हैं, बट एक आइडिया ले लिया था कि 200 वर्ड अगर लिखना हो तो क्या क्या लिखना पड़ेगा है। अगर एग्जाम्पल देना पड़ेगा पैराग्राफ राइटिंग तो एग्जाम्पल देंगे, या कुछ एक्सप्लेनेशन देना हो, फिलोसफिकल चीज़ें लिखनी हो, तो उस तरह मैंने पढ़ लिया था। और उसको मैंने इस तरह पढ़ा था कि अगर एग्ज़ाम में आता है तो मैं लिख लूँगा कुछ न कुछ। तो मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट तो नहीं दिया था, जितना मुझे देना चाहिए था मैंने उतना दिया था। प्रेसिज राइटिंग की बात करें तो इसके लिए मैंने कोई बुक तो एज सच फॉलो नहीं किया था, बट जो प्रीवियस ईयर के 3-4 ईयर्स के मैंने देखे थे कैसे प्रेसिज राइटिंग आता है, उसको मैंने सॉल्व किया था खुद से। और फिर चैट जीपीटी की मदद से उसका मैंने आंसर देख लिया था कि अगर मैं जो लिख रहा हूँ, जो मेरा खुद का समरी है वो सही है कि नहीं। तो अगर वो समरी सही होता था तो मुझे लगता था मैं सही जा रहा हूँ। तो ऐसे मैंने जब 3-4 किया तो मुझे थोड़ा आइडिया लग गया था कैसे लिखना है। और एग्ज़ाम के टाइम मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि जो प्रेसिज राइटिंग आता है वो आपको एक बॉक्स दिया होता है, उसमें आपको एक वर्ड लिखना पड़ता है। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं पहले रफ एक कॉपी होता है, जो रफ पेज होता है, उसमें मैं प्रेसी का एक समरी खुद से लिख लूँगा 250-300 वर्ड में, और उस प्रेसी को जब मैं लिख लूँगा तो उसको मैं डायरेक्ट बॉक्स में लिखना चालू कर दूँगा। बिकॉज अगर मैं बॉक्स में पहले लिख दूँ और कोई गड़बड़ हो जाए तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा, साफ़ नहीं दिखेगा। तो यही था कि पहले रफ में कर लेते हैं और फिर साफ साफ लिख देंगे तो क्लीन दिखना चाहिए प्रेसी राइटिंग। फिर उसमें आता है ऐसे, और ऐसे की बात करें तो ऐसे भी पहले तो काफ़ी प्रेडिक्टेबल था, बस इस साल थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल आया था। तो ऐसे के लिए मैंने जैसे प्रिपरेशन करा था तो लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कुछ करंट टॉपिक जो चल रहे थे जो काफ़ी फेमस है उनको मैंने लिस्ट बना लिया था, जैसे वुमेन इन डिफेंस, वुमेन इन एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऐसे करके मैंने काफ़ी टॉपिक्स जो आई थिंक 10 से 15 टॉपिक्स मैंने लिखे थे। उन टॉपिक्स का मैंने ऐसे जो है इंटरनेट के थ्रू या फिर चैट जीपीटी के थ्रू बना लिया था। और ऐसे मैंने इस तरह से बनाया था कि उसमें कुछ कोट हो, कुछ एग्जांपल्स हो जो मुझे याद भी अच्छे से हो जाए और लिखे हूँ तो अच्छा भी लगे देखने में, ना सिर्फ फिलोसफिकल बातें ना हो, सिर्फ थ्योरी ना हो। तो इस तरह मैंने ऐसे बनाया था और उस 10-15 ऐसे को मैंने अच्छे से पढ़ लिया था। कुछ पॉइंट्स में याद भी कर लिए थे, पूरा ऐसे तो याद नहीं किया था, बट कुछ पॉइंट्स याद कर लिया था कि अगर आता है तो मैं ये इसको मेंशन कर लूँगा उस तरह से। जैसे कोट याद कर लिया था, एआई से रिलेटेड मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, एआई का क्या यूजेज है, क्या बेनिफिट है, और एआई के रिलेटेड जो भी कोट्स चल रहे हैं वो मैंने पढ़ लिए थे। तो उस तरह मैंने एसी का प्रिपरेशन करा था। तो इंग्लिश में मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट तो नहीं दिया था, बट आपके पास अगर टाइम है तो आप इंग्लिश में एफर्ट दे सकते हैं, इंग्लिश में अच्छे नंबर भी लाए जा सकते हैं। मैंने थोड़ा सा एफर्ट कम दिया था बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी टाइम बाउंड था, जैसे मेरा जॉब भी था, तो मैं स्टैटिस्टिक्स पार्ट ज़्यादा प्रीफर कर रहा था करना। उसके बाद है जनरल स्टडीज़। तो जनरल स्टडीज़ में एज यूजुअल सबको डर रहता है, मुझे भी डर था। लास्ट मैंने जनरल स्टडीज़ जो पढ़ा था वो 10th में पढ़ा था, उसके बाद जब इतने सालों बाद दोबारा पढ़ना पड़ा तो थोड़ा सा डर था कि कैसे कवर होगा, और तो बहुत डाउट था। तो इसके लिए मेरे फ्रेंड जो है वो कोचिंग कर रहा था, उसने बहुत हेल्प किया, और साथ ही मैंने कुछ यूट्यूब लेक्चर्स भी देखे थे, वो भी हेल्पफुल रहे थे। तो जनरल स्टडीज़ में एक मिथ है कि थोड़ा सा सिलेबस अनलिमिटेड है, बट ऐसा नहीं है। कुछ स्टैटिक टॉपिक जो है उसका तो सिलेबस लिमिटेड है, आप उसको अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप 12 क्वेश्चन तो आराम से करके आ जाओगे। बाकी 8 क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स देखना पड़ता है, बट 12 क्वेश्चन आप स्टैटिक टॉपिक से कर सकते हो। तो जनरल स्टडीज़ में मेरा थोड़ा सा था कि मैं हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, बिकॉज इसमें करंट टॉपिक से बिल्कुल नहीं आता है।
और स्टैटिक ही रहता है, तो मैंने इस पर ज़्यादा फोकस किया था। तो अगर मैं बात करूँ अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की जनरल स्टडीज़ में, तो मैंने स्टार्ट किया था इंडियन पॉलिटी से। और अगेन जो मेरा दोस्त था कोचिंग कर रहा था, तो उसमें क्या है जनरल स्टडीज़ पढ़ाते हैं तो उसको एक नोट्स प्रोवाइड करते थे, और तो उससे मुझे टॉपिक्स पता चल गए थे क्या क्या टॉपिक्स कवर करने होते हैं इंडियन पॉलिटी में। जैसे अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे करके मल्टीपल टॉपिक्स है, कुछ 20-25 टॉपिक्स हैं। और साथ ही कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए जैसे ब्रिक्स, G4। तो इनका मैंने नोट्स बनाया था। पहले तो खुद बना रहा था, फिर मुझे टाइम नहीं मिला तो फिर मैंने ChatGPT से ही नोट्स बनवाया था, और उसका फिर मैं प्रिंट आउट करके मैं पढ़ता था। तो जो मैंने पॉलिटी के नोट्स बनाए थे वो उसको मैंने इस तरह पढ़ा था कि मुझे सारी चीज़ें याद रहें, और जो प्रेसिडेंट के जैसे पावर्स हैं वो याद रहें, प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में मेंशन है वो याद रहे, इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में मेंशन है वो याद रहे। ऐसे जब भी मैं इंट्रो दूँ किसी एक आंसर का तो मैं आर्टिकल मेंशन करूँगा तो वो अच्छा दिखेगा। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी। और फिर उसके बाद जो कंटेंट है वो तो याद ही किया था, तो आंसर मैं थोड़ा सा लिख दे रहा था। जैसे अगर बात करूँ मैं बेसिक स्ट्रक्चर्स की, तो 15-16 कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आप उसको अगर याद करके जाओगे तो आप वहाँ पे पॉइंट्स लिख पाओगे, अदरवाइज़ आप खुद से पॉइंट्स जो है नहीं लिख पाओगे। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है इंडियन पॉलिटी के लिए भी। मैंने जो नोट्स बनाए थे, जो डिफरेंट चैप्टर्स के नोट्स बनाए थे, वो मैंने बार बार रिवाइज़ किए थे। कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में नहीं आती थी इंडियन पॉलिटी में, वो मैं तो या तो अपने दोस्त से क्लियर कर लेता था, या फिर मैं यूट्यूब पे एक लेक्चर देख लेता था। कोई भी ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि इस पर्टिकुलर चैनल का ही देखना है, बट कोई भी मैं जैसे ब्रिक्स सर्च किया और कोई भी आया चैनल तो उसका मैं वीडियो देखता था और समझता था कि क्या काम है, क्योंकि बहुत इश्यूज़ होते हैं कि क्या समझ में सब सेम लगने लगता है, स्पेशली जो इंटरनेशनल रिलेशंस है सब सेम लगने लगते हैं। तो इसमें मेरा यही स्ट्रेटजी था। फिर उसके बाद मैंने जो पॉलिटी है वो स्टार्ट मैं अपने सितंबर में ही कर दिया था, और जैसे ही पॉलिटी ख़त्म हुआ फिर मैंने हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया था। तो हिस्ट्री का ये था कि उसका जो मैंने नोट्स बनाया था, अगेन उसके जो मुझे टॉपिक्स थे वो पता चल गए थे कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। उसमें मेनली जो है एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, ये 3 चीज़ें हैं। तो इसमें भी लिमिटेड टॉपिक्स, ये बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है जैसा लोगों को लगता है। तो इसका क्या किया था मैंने, चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चंस बना लिए थे ChatGPT की मदद से, UPSC टाइप क्वेश्चन आंसर बना लिए थे। तो हर एक चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन और उसके आंसर लिख लिए थे। तो ये क्वेश्चन आंसर टाइप का मैंने जो नोट्स बनाया था उसको ही मैं बार बार पढ़ता था ताकि वो याद रहे। और मुझे था कि वैरायटीज़ इसमें नहीं है, तो अगर 5 क्वेश्चन आता है तो मैं 4 तो आराम से कर लूँगा जो मैंने नोट्स बनाया है। तो इससे मैं कॉन्फिडेंस था काफ़ी इस पर। और जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ मैंने नोट्स कैसे बनाया, तो इंडिया सिविलाइजेशन जो है उसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है कि उस टाइम का आर्किटेक्चर क्या था, जो भी चीज़ें थी, और जो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसका जो डिक्लाइन हुआ वो क्यों हुआ, इसके रीजंस क्या थे। तो यही 2 क्वेश्चन मुझे दिखे, मतलब जितना मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा 10 साल का, तो इंडियन सिविलाइजेशन थे तो यही 2 क्वेश्चन थे। तो इसमें फिर मैंने ये 2 क्वेश्चन बनाए थे और उसका आंसर लिख लिया था। ऐसे ही डिफरेंट चैप्टर्स के मैंने 2-3 करके क्वेश्चन बनाए थे, और वो क्वेश्चन आंसर जो मैं बार बार पढ़ता था। मैंने कुछ ऐसे एज सच आंसर राइटिंग तो नहीं किया था, बट जो चीज़ें मुझे याद नहीं हो रही थी उसको मैंने लिख लिया था, कि लिख के याद करता था कि वो याद हो जाए वो चीज़ें, टॉपिक्स। बिकॉज हिस्ट्री में फैक्ट्स ही होते हैं, अगर फैक्ट्स आपको याद नहीं है तो आप लिख नहीं पाओगे, आप थोड़ा सा बना नहीं पाओगे आंसर। तो फैक्ट्स याद करना बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री और पॉलिटी में। अगर इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी की बात करें तो पहले मैंने इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था। इकोनॉमिक्स में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया, और उससे मुझे पता चला कुछ फिक्स टॉपिक्स होते हैं जिनको पढ़ सकते हैं, स्टैटिक टॉपिक जैसे फिजिकल डेफिसिट हो गया, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सब डिफरेंट सेक्टर्स जो है उन सारे सेक्टर्स का मैंने अच्छे से पढ़ा, एक नोट्स बना लिया था, उसके प्रोस कॉन्स और जो भी उसके प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं उसमें। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, इंडिया के लिए कैसे बेनिफिट है, कितने पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, कितना GDP में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, और अभी वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो ऐसे करके मैंने सारा बेसिक्स पढ़ लिया था। और जैसे फिजिकल पॉलिसी हो गया तो इसका बेसिक्स क्या होगा, जो डेफिनेशन हो, जो इन्फ्लेशन होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है, तो ऐसे डेफिनेशन वाइज मैंने पढ़ लिया था इकोनॉमिक्स में। तो ऐसा था कि बेसिक में लिख के ही आऊँगा कुछ ना कुछ, अगर करंट आता है इन्फॉर्मेशन कुछ, तो अगर मुझे बेसिक याद है तो एटलीस्ट मैं इंट्रो वहाँ से करूँगा। बाकी करंट इन्फॉर्मेशन अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कुछ ना कुछ तो लिख के आना है। जियोग्राफी की बात करें अगर, तो जियोग्राफी में भी अगेन कुछ टॉपिक्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, और ह्यूमन जियोग्राफी, इंडस्ट्रीज़, रिवर, सॉइल, ऐसे करके मल्टीपल चैप्टर्स होते हैं। आप उन चैप्टर्स वाइज
एक थ्योरी जो होता है वो थ्योरी पढ़ लें कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, इसके प्रॉस कॉन्स क्या है, इसको कंजर्व कैसे करते हैं, ऐसे करके आप नोट्स बना लें। तो उसमें भी मैंने क्वेश्चन आंसर टाइप ही नोट्स बनाए थे, डिफरेंट मतलब 2-2 3-3 क्वेश्चन करके नोट्स बना लिए थे और इनको मैंने पढ़ लिया था। तो ऐसा मैंने स्टैटिक टॉपिक जो है जीएस का कवर किया था। और जैसे जब भी मैंने पूरा जीएस कवर किया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था जीएस में कि जीएस तो मैं कर लूँगा। तो आप अगर थोड़ा सा डर तो रहता है, बट एक बार आप कवर करते हो तो आपका डर चला जाता है। और साथ ही में कुछ करंट अगर टॉपिक्स की बात करें, करंट अफेयर्स की, तो मैंने बहुत ज़्यादा तो एफर्ट नहीं दिया था, बट जो पीएम के स्कीम्स चलते हैं, जैसे जो फ्लैगशिप स्कीम्स है, स्वच्छ भारत अभियान या उज्ज्वला योजना, तो ये सब फ्लैगशिप स्कीम्स को मैंने पढ़ लिया था कि कब स्टार्ट हुआ, इसके क्या रीज़न थे स्टार्ट करने के, इसका हेल्पफुल क्यों है और इसमें क्या प्रॉब्लम है अभी। तो इनको मैंने अच्छे से पढ़ लिया था कि जो अगर कोई स्कीम्स आता है, एक तो स्कीम मुझे दिखता है कि आ ही जाता है एग्ज़ाम्स में, तो आप अगर स्कीम पढ़ के जा रहे हो तो एक स्कीम आपका फंस सकता है। तो इस हिसाब से मैंने जो है अपना जीएस का तैयारी किया था, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स पेपर्स की। तो स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 और 2 दोनों ऑब्जेक्टिव होता है और दोनों में, जैसे स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 की बात करें तो इसमें 4 मेजर टॉपिक्स हैं, जो है प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से स्टार्ट करें अगर, तो कंप्यूटर में एक बुक आती है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर बाय ई बालागुरुस्वामी। तो ये बुक को मैंने 1-2 बार पढ़ा, फिर मैंने उससे रिलेटेड सारे PYQs लगाए। और जब मैंने PYQs लगाया तो मुझे समझ आया कि जो चैप्टर्स होते हैं वो काफ़ी मतलब जो क्वेश्चंस है वो लिमिटेड है और वो बालागुरुस्वामी बुक से डायरेक्ट आते हैं। कुछ बालागुरुस्वामी में जो MCQ दिया हुआ है, तो MCQ तो मतलब 1-2 मैंने देखा कि डायरेक्ट ही आते हैं, कुछ चैप्टर्स से आ जाते हैं। तो मैंने बुक को काफ़ी प्रेफर किया था और बुक को मैंने 2-3 बार पढ़ा। उसके बाद जब मैंने 2 बार पढ़ा तो फिर मैंने हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया बुक को, और मैं बुक फिर हाईलाइट करने लगा। और जब मैं चौथी बार पढ़ रहा था तो मैंने सिर्फ हाईलाइटेड चीज़ें पढ़ी थी, मैं फिर पूरा बुक नहीं पढ़ा था। और साथ ही में कुछ जैसे बालागुरुस्वामी में कुछ बुक्स में चीज़ें कवर नहीं हैं, जैसे नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क अच्छे से कवर नहीं है, या इमेज फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट जो क्वेश्चंस आते हैं ISS में, वो उसमें कवर नहीं था। तो उसका मैंने अलग से ChatGPT के थ्रू नोट्स बनाया था और मैं उसको बार बार पढ़ता था ताकि वो याद रहे। जैसे इमेज में डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, तो आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन अगर देता है 4-5 तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नहीं है। तो इस हिसाब से याद किया था मैंने। और साथ ही में कंप्यूटर के लिए मैंने जो PYQs में आए हैं बट वो बुक में नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है, तो उनका अलग से जो है आंसर ढूंढ के लिख लिया था, आइदर ChatGPT और इंटरनेट। और ऐसे ही मैंने करके उसका नोट्स बना लिया था कि अगर उसमें से आता है तो मैं कर लूँ, बिकॉज रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि एक बार पूछा है और आप पढ़ के भी नहीं गए, तो ये चीज़ें रिग्रेट नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ से। सेकेंड बात करें न्यूमेरिकल एनालिसिस की, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस मैंने बुक पढ़ा था, एक एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस बाय PP गुप्ता एंड मलिक की बुक आती है, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना। और वो एक चैप्टर मैंने पढ़ा और उसमें एग्जांपल्स और जो एक्सरसाइजेज हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और आप नोटिस करोगे कि उससे डायरेक्ट एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। तो उससे मैंने पढ़ा था और उसको मैंने फिर सॉल्व किया था। और साथ ही में एक चैप्टर में पढ़ता था, अगर जैसे फॉरवर्ड प्रोपगेशन पढ़ा है तो फिर उसके क्वेश्चन में PYQs में खोज के लगाता था, ताकि वो कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो जाए, तुरंत फॉर्मूला याद हो जाए। तो ऐसे करके मैंने न्यूमेरिकल कवर किया था। और फिर शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे होता है क्या है कि आप बार बार बुक नहीं पढ़ सकते, तो आपको एक नोट्स चाहिए होता है। तो मैंने नोट्स के लिए एक सीनियर है अस्तित्व रंजन श्रीवास्तव, जिन्होंने ICS 2022 में प्रथम रैंक हासिल किया था, तो उनके नोट्स न्यूमेरिकल एनालिसिस के अवेलेबल है। मैंने वहाँ से उनका डाउनलोड कर लिया था टेलीग्राम से, और उसमें जो चीज़ें ऐड नहीं थी, जैसे कुछ स्टेबिलिटी वाला चैप्टर आता है जो बुक में था और उनके में नहीं था, वो मैंने खुद से ऐड कर दिया था। और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, वो शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने खुद से मतलब ऐड कर दिया था सॉल्व करके। और मैं फिर वो नोट्स ही बार बार रिवाइज़ करता था, हर 2 वीक में 3 वीक में जब भी मैं पेपर 1 पढ़ने जाता था तो मैं उसको रिवाइज़ कर लेता था कि याद रहे फॉर्मूला क्योंकि भूल जाता है तुरंत। बात करें स्टैटिस्टिकल मेथड्स की, तो स्टैटिस्टिकल मेथड में वही है कि गुप्ता कपूर का जो बुक है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, वहीं से पढ़ा था, पूरा उसमें कवर है। बट जो नॉन पैरामेट्रिक पार्ट है वो मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छे से नहीं पढ़ा था मैंने पहले, तो उसको पढ़ने के लिए मैंने तो पहले नोट्स तो बना लिया था, बट समझने के लिए एक यूट्यूब पे चैनल है डॉक्टर हरीश कर का, तो वहाँ पे उनके सारे मैंने टेस्ट देख लिए थे कि टेस्ट के क्या यूजेस है, कैसे, बिकॉज बुक में उतने एग्जांपल्स है नहीं, तो आपको एग्जांपल्स चाहिए होते हैं तो समझने के लिए चीज़ों को, तो उन्होंने एग्जांपल्स काफ़ी कराए हैं, तो फिर मैं उनके देख के अपना एग्जांपल समझ गया था। और साथ ही में PYQs भी लगा रहा था कॉन्स्टेंटली।
ताकि समझ में आता रहे कि क्या इम्पोर्टेंट है। तो जैसे जो नॉन पैरामेट्रिक होते हैं उसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि वो उसका यूज़ केस क्या है और वो किस पैरामेट्रिक टेस्ट का अल्टरनेटिव है। और थर्ड है कि उसका जो भी फार्मूला है, जो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला होता है फॉर लार्ज एन, वो याद होना चाहिए। मीन वेरिएंस कंप्लीटली याद होना चाहिए एकदम। और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो जैसे मैंने IIT JEM का प्रिपरेशन किया था मास्टर्स के लिए, तो मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था प्रोबेबिलिटी। तो उस टाइम का मुझे थोड़ा सा भूला तो नहीं था, बट जब थोड़ा सा तो भूला था, बट ये मोस्टली चीज़ें याद थी। तो जब मैंने एक बार रिवाइज़ किया तो मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी वो पढ़ के। और मैंने इस बार जब मैंने पढ़ा था तो मैंने गुप्ता कपूर को ही फॉलो किया था। और गुप्ता कपूर में जितने चैप्टर्स हैं वो चैप्टर वाइज मैं 1-2 चैप्टर में पढ़ता था, और उस 2 चैप्टर्स को फिर मैं देखता था PYQs में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है तो उसको लगाता था। फिर ऐसे करके मैं सारे PYQs जो है कवर किए थे और सारे चैप्टर्स भी कवर किए थे। तो पेपर 1 इस तरह मेरा कंप्लीट हो गया था। और यही है कि कंप्लीट एक बार हो जाता है तो आपको जो भी नोट्स है वो बनाने चाहिए और उसको बार बार पढ़ना चाहिए। तो और बात करें पेपर 2 की, तो उसमें जो मेजर टॉपिक्स है वो है लीनियर मॉडल्स और स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस एंड ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें अगर बात करें लीनियर मॉडल्स की, तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, लीनियर रिग्रेशन एंड अनोवा। तो अनोवा के लिए तो एक ही बुक है, फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स बाय VK कपूर। ये जो बुक है इसमें अच्छे से दिया हुआ है अनोवा। आप उसको बुक से अच्छे से पढ़ें, जितने अजम्पशंस हैं, जो उसके अजम्पशंस के रिपरकशंस है या फार्मूला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो अच्छे से पढ़ें और इसका एक नोट्स बना लें। और लीनियर रिग्रेशन मैंने इकोनॉमिक्स जब मैं पढ़ रहा था, इकोनोमेट्रिक्स, तब भी पढ़ लिया था। और ये मैंने मास्टर्स में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। मेरे पास मास्टर्स के नोट्स थे मेरे, और जिससे प्लेसमेंट के दौरान मैंने रिग्रेशन काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। तो रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट मेरे पास बहुत क्लियर थे, तो इसलिए मुझे ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं आई। तो मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं किया रिग्रेशन के लिए। बात करें स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, तो अगेन जो गुप्ता कपूर की बुक है उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। आप बुक को पढ़ें और बुक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो लगाएं, एग्जाम्पल्स लगाएं। और इन्फेरेंस में जो एक्सरसाइजेज है आप वो भी लगा सकते हैं, एक्सरसाइजेस अच्छे हैं, आप उनको लगाएं। और साथ ही में आप PYQs लगाते रहें, एक चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसके रिलेटेड PYQs लगाएं। और आपको अभी भी क्वेश्चन कम लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि और क्वेश्चन डिफरेंट चाहिए, तो IIT JEM गेट के भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, उसमें भी डिफरेंट वैराइटीज़ के क्वेश्चन आते हैं। और तो मैंने लगाया था IIT JEM का क्वेश्चन और गेट का भी लगाया था, बहुत ज़्यादा गेट नहीं लगाया था बट लगाया था मैंने, ताकि मेरा प्रैक्टिस बना रहे। और जब मैंने स्टैटिस्टिक्स का जो प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है, और जैसे जो स्टैटिस्टिक्स पार्ट है, लीनियर मॉडल्स, अनोवा और इन्फेरेंस, प्रोबेबिलिटी, जब मैंने 1-2 बार पढ़ लिया था बुक से और मैंने PYQs लगा लिए थे, तो मुझे लगा कि अब मुझे अगर रिवाइज करना होगा तो मैं बार बार बुक नहीं उठा सकता। तो मैंने एक शॉर्ट नोट्स बना लिया था। शॉर्ट नोट्स भी मतलब काफ़ी, आई थिंक 60-70 पेजेस का ही था, मतलब बहुत छोटा तो नहीं था। तो वो इस तरह मैंने बनाया था कि चैप्टर वाइज, जैसे अगर मैं स्टार्ट करूँ ट्रांसफॉर्मेशन से, तो ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी फार्मूला है या 1-2 कोई इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है जो बार बार यूज़ होता है, उसका मैंने लिख लिया था रिजल्ट। और बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनके मूवमेंट्स हो गए, उनके MGF, उसमें जो पैरामीटर है उसका MLE क्या होगा, उसका MME क्या होगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, या फिर जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है उसमें कुछ क्रिटिकल रीजन जो होते हैं, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, तो वो लिख लिया था मैंने। वैसे भी आप अगर क्वेश्चन लगाओगे तो वो याद भी हो जाते हैं, तो आप मतलब याद हो जाते हैं तो आप लिख लो और उसको नोट्स को पढ़ते रहो बार बार, तो इस तरह आपको याद रहते हैं चीज़ें। और बात करें ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की, तो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में भी थोड़ा डर था कि भाई कैसे करेंगे इसको, और जो कि मॉस्पी की वेबसाइट में समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगेन जो अस्तित्व रंजन श्रीवास्तव हैं उनके टेलीग्राम पे ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के नोट्स हैं, अच्छे नोट्स हैं, आप उनको पढ़ोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का, कि इंडिया में जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है उसका स्ट्रक्चर क्या है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं वो करते क्या हैं। बट वो नोट्स थोड़े 2022 के हैं तो थोड़े अपडेटेड नहीं हैं, तो आप एक बार नोट्स पढ़ के आइडिया ले लो, 1-2 बार नोट्स पढ़ो, आप क्वेश्चंस लगाओ, PYQs, आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कवर्ड है। कुछ चीज़ें कवर्ड ऑफकोर्स नहीं रहेंगी, तो आप फिर जब अपने नोट्स कवर कर लिए उनके, तो आप मॉस्पी की वेबसाइट जाओ, लेबर ब्यूरो की वेबसाइट जाओ, उनके प्रेस रिलीजेस जो होते हैं उसमें PDFs होते हैं, तो आप उन PDF को पढ़ो। तो उसमें जो करंट इन्फॉर्मेशन है वो आप तो नहीं पढ़ना है, जो मतलब जो डेटा है वो तो नहीं पढ़ना है, बट अगर कुछ करंट चीज़ें चल रही हैं, जैसे NSSO का 80th राउंड चल रहा है इस बार,
तो आप उसको नोट डाउन कर लो कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। या किसी का बेस ईयर चेंज हो गया है, अगर जैसे CPI का बेस ईयर चेंज होने वाला है, तो अगर वो चेंज हो रहा है तो आप उसको नोट डाउन कर लो, बिकॉज जो नोट्स जो हैं वो ओल्ड है। तो आपको थ्योरी पार्ट तो कवर हो जाएगा, बस कुछ चीज़ें अपडेट होती रहती है, तो आपको अवेयर रहना जरूरी है। तो इस तरह मैंने ऑफिशियल भी कवर कर लिया था। अब बात करते हैं पेपर 3 की। तो अगेन पेपर 3 थोड़ा सा लेंदी टॉपिक्स है और इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, सैम्पलिंग और इकोनोमेट्रिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में अगेन 3 टॉपिक है, टाइम सीरीज, इंडेक्स एंड डिमांड एनालिसिस। तो इसके नोट्स जो है वो मैंने अगेन अपने फ्रेंड के थ्रू ले लिए थे, बिकॉज वो कोचिंग कर रहा था अपना लखनऊ में, तो उसके नोट्स अच्छे बनाते हैं, तो मैंने नोट्स बोरो कर लिए थे और स्टार्ट किया था मैंने सैम्पलिंग से। तो स्ट्रैटेजी मेरी यही थी कि जो उसके नोट्स में चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, तो मैं एक एक चैप्टर पढ़ूँ और एक जो उसमें पढ़ाया गया है उसके मैं एग्जांपल्स बुक में, जैसे जो फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बुक है उसमें सैम्पलिंग के मल्टी स्टेज तक तो कवर है, उसमें एग्जांपल्स भी है, तो वो एग्जांपल्स में लगाता था बुक से। और साथ ही में जो PYQs में उस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, वो मैं देखता था, ताकि जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझे सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, या मैं गलत तरीके से तो नहीं पढ़ रहा हूँ, किस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उस टॉपिक से, उसके लिए मैं PYQs देखता था। तो ऐसे करके मैंने एक एक चैप्टर करके मैं पढ़ता था और फिर उसके रिगार्डिंग जो एग्जांपल्स है, जो PYQs में क्वेश्चन पूछे हैं वो लगाता था। ऐसे करके मैंने सैम्पलिंग कवर की थी और मेरा मेन फोकस सैम्पलिंग पे ही था, बिकॉज सैम्पलिंग थोड़ा सा रहता है, इजी भी रहता है और मुझे लगता है ज़्यादा कवर होता है। और तो सैम्पलिंग को मैंने बार बार जो नोट्स था उसको पूरा मैंने नोट्स याद कर लिया था। और याद करने का तरीका यही है कि आप एक चैप्टर पढ़ें और जो चैप्टर में जो भी डेरिवेशन है, जो भी थ्योरी है, तो आप उसको लिखें, पूरा लिखें नोट्स को, जितनी बार आप लिख सकते हैं, और अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करें, ताकि एग्ज़ाम से भी आप अच्छे से लिखेंगे। तो आप उसी तरह लिखने की प्रैक्टिस करें। अगर आप कुछ स्किप करते हैं पढ़ाई करते समय, तो वहाँ पे भी स्किप हो जाएगा, तो आप पूरा लिखने की कोशिश करें। और ऐसे करके मैंने नोट्स याद किया था और जो भी PYQs में क्वेश्चंस पूछे हैं उनको भी लगा के मैंने उसका एक नोट्स बना लिया था, ताकि जो, बिकॉज मैंने नोटिस किया है कि जो PYQs में क्वेश्चन पूछते हैं वो भी एग्जैक्ट सेम होते हैं, डेटा भी चेंज नहीं होता है। इवन अगर इफ़ डेटा चेंज हो रहा है तो जो मेथड है वो तो सेम ही रहने वाला है। तो आप जो PYQs है उसको लगाएं और सैम्पलिंग के सारे लग भी जाते हैं। फिर बात करते हैं इकोनोमेट्रिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में अप टू मल्टी क्वांटिटी जो है वो लीनियर रिग्रेशन में आता है, तो उसका मेरे पास मास्टर्स का नोट्स था और मैंने अच्छे से पढ़ा था, जैसे मैंने बताया अभी, तो उसके लिए मुझे कोई इशू नहीं था। बट नोट्स जो है मैंने अपने फ्रेंड से ही लिया था, बिकॉज वो और ऑर्गेनाइज नोट्स था और थोड़ा सा ISS के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग था, तो उसको मैंने पढ़ लिया था। बट कॉन्सेप्ट वाइज आई वाज वेरी क्लियर। और जो मल्टी क्वांटिटी के बाद आता है चैप्टर आते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन वगैरह, वो मैंने जो उसके नोट्स में था एज इट इज़ मैंने पढ़ लिया था और मैं बार बार लिख के याद करता था। जो भी डेरिवेशन है उसमें जो भी थ्योरी पार्ट है वो बार बार लिखता था, जितनी बार मैं लिख सकता था। तो मैंने आई थिंक 2-3 बार पूरा नोट्स लिखा होगा, ताकि मेरे मसल मेमोरी में वो रह जाए। और साथ ही में जो इकोनोमेट्रिक्स के जो PYQs है वो देखता था मैं। तो अगेन मतलब देखना जरूरी है, आप जो भी पढ़ रहे हो आपको देखना जरूरी है कि उस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है आप उस तरह से पढ़ भी नहीं रहे हो और उस तरह के क्वेश्चन बन जाए, तो आप वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन समझने के लिए आपको PYQs देखना जरूरी है। और मैंने PYQs सॉल्व तो किया था काफ़ी, बट कुछ टॉपिक्स जो है वो मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए थे, तो उनको स्किप कर दिया था, बिकॉज उनके सोल्यूशन कहीं मिल भी नहीं रहे थे। तो आप भी स्किप कर सकते हो, बट मोस्टली आप जितने सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करो और उसके सोल्यूशन लिख लो। आप उसको सोल्यूशन को भी बार बार लिख के ट्राई करते रहो कि आपको सोल्यूशन याद रहे। एग्जाम्स में आप हो सकता है सोल्यूशन लिख ले, आप मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लिख लेंगे, बट फिर वो टाइम लेगा। तो आप अगर एज इट इज़ आप पढ़ के गए हैं तो आपको वहाँ पे एग्जाम में सोचना भी नहीं पड़ेगा कि आपको लिखना क्या है, आप बस लिखना स्टार्ट करोगे और हो जाएगा। ऐसा मेरा था कि मैं पढ़ के जाऊँगा। बात करें अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की, तो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में अगेन जो डिमांड और इंडेक्स है वो फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स बुक में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे दिए हुए हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप बुक से थ्योरी पढ़ें और एक नोट्स बना लें। मुझे फिर से नोट्स तो मिल ही गए थे पेपर 3 का पूरा, तो नोट्स का तो मेरे पास था ही, बट जो एग्जाम्पल्स है बहुत अच्छे बुक में हैं और बुक से ही आते हैं, एग्ज़ाम में अलग नहीं आता है। तो आप सारे एग्जाम्पल्स लगाओ, अच्छे से समझ के लगाओ एग्जाम्पल्स को। और जो टाइम सीरीज़ है, तो टाइम सीरीज़ में 2 पार्ट आता है, एक थोड़ा सा एडवांस टाइम सीरीज आता है, एक सिंपल टाइम सीरीज जो बुक में भी दिया हुआ है। तो जो बुक में दिया हुआ था वो तो मैंने पूरा कवर कर लिया था, बिकॉज वो तो कवर करना चाहिए।
और वो सेक्शन ए में आता है। पेपर 3 में जो 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए वाला जो कंपलसरी होता है तो उसमें टाइम सीरीज़ के जो क्वेश्चंस आते हैं स्टेशनरी प्रूफ करने के लिए या टाइम सीरीज़ के कंपोनेंट डिफाइन करने के लिए, तो इसलिए मैंने टाइम सीरीज़ का जो स्टेशनरी ये जो पार्ट है वो पढ़ के गया था। बट जो एडवांस टाइम सीरीज़ है जैसे बॉक्स जेंकिंग्स टेस्ट हो गया, डिकी फुलर टेस्ट हो गया, ये मैंने नहीं पढ़ा था, स्किप कर दिया था। और यही मेरी पेपर 3 की स्ट्रैटेजी थी कि बार बार पढ़ना है। मैंने बहुत ज़्यादा बुक रिफ़र नहीं किया था, नोट्स जो थे उसको रिफ़र किया था और जो फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टडीज़ की बुक है उसको ही रिफ़र किया था। और बार बार मैं नोट्स को बार बार पढ़ता था ताकि मुझे नोट्स पूरा पूरा याद रहे। नोट्स जो भी लिखा है एक एक चीज़ याद रहना चाहिए। बात करें पेपर 4 की, तो पेपर 4 में मेरा जो इलेक्टिव था वो था डेमोग्राफी एंड मल्टीवेरिएट। तो मल्टीवेरिएट से मैंने स्टार्ट किया था और वो मैंने आई थिंक सितंबर में ही मैंने पढ़ लिया था उस समय, क्योंकि मैं पेपर 1 जब पढ़ रहा था तो मेरे पास टाइम काफ़ी था। तो मैंने मल्टीवेरिएट का जो प्रोफेसर अमित मित्रा है IIT कानपुर के, उनका यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है, तो मैंने लेक्चर देख देख के नोट्स बना लिए थे। तो स्टार्ट में था कि मैं मतलब पढ़ूंगा और साइमल्टेनियसली करूंगा अपना क्वेश्चंस, मतलब जो भी पढ़ाते हैं उनको मैं नोट्स बनाऊंगा और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करूंगा। फिर मैंने आई थिंक मल्टीवेरिएट नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ तक पढ़ा, उसके रिलेटेड नोट्स जो बनाए और जो भी क्वेश्चंस PYQs में पूछे गए हैं वो सारे लगाए मैंने। फिर मैंने उसके बाद वीडियोस थोड़ा जल्दी देखना चालू किया और बस मैंने सोचा कि नोट्स बना लेते हैं पहले, फिर पढ़ना चालू करेंगे। तो मैंने नोट्स बना लिया फिर जल्दी। और मल्टीवेरिएट में कुछ टॉपिक्स जो है मैंने स्किप कर दिए थे जो बार बार नहीं पूछता है, जैसे फैक्टर एनालिसिस हो गया और क्लस्टर एनालिसिस, मनोवा, ये सब टॉपिक्स अब आईएसएस में नहीं पूछते हैं, तो मैंने इसको स्किप कर लिया था सर के लेक्चर से। और जो काम के थे वो उसका मैंने नोट्स बना लिया था। और नोट्स ऐसा था कि नोट्स याद होना चाहिए आपको अगेन पूरा। और जो थ्योरी पार्ट आता है मल्टीवेरिएट में, थोड़ा सा भी थ्योरी पार्ट आता है वो नोट से ही होता है, बट जो न्यूमेरिकल होता है वो आपने एक बार थोड़ा सा ट्रिक सीख लिया कैसे लगाते हैं, तो सारे न्यूमेरिकल का एक ही फंडा है, एक ही तरीके से लगते हैं, बस मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन ही है। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि जो नोट्स है वो तो मैं याद रखूँ बार बार सॉल्व करके, और साथ में जो PYQs है उसको सॉल्व करने के लिए क्या था कि जिसे मैंने स्टार्ट किया था 2016 से, तो मैं अपने आप को जिसे हफ्ते एक वीक में जो है 3 दिन देता था मैं अपने आप को। 3 दिन में 1.5 आवर्स जो है वो मैं मल्टीवेरिएट के लिए निकालता था और एक पेपर में सोचता था कि सॉल्व कर दूं पूरा 1 घंटे में। और ऐसे करके मैं 3 दिन करके सॉल्व करता था। और 2016 से लेकर 2024 तक जितने पेपर थे उसको मैंने 2-3 बार पूरा सॉल्व किया था सारे क्वेश्चंस, ताकि मुझे आंसर्स याद रहें। और इसमें भी ज़्यादा वैरायटी होती नहीं है क्वेश्चंस की, सेम ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो स्पेशली 25 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट ही होते हैं, तो उनको आप अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपका टाइम बहुत बचेगा। तो ऐसा ही था। और बाकी डेमोग्राफी में भी सेम स्ट्रेटेजी थी। नोट्स मैंने अपने फ्रेंड से बोरो कर लिया था जिसने मतलब 2 साल ICSE का प्रिपेयर किया है, तो उसने नोट्स बनाए थे अच्छे, मैंने उससे बोरो कर लिया था। बट उसमें कुछ टॉपिक्स जो थे वो नहीं ऐड थे, वो मैंने खुद से ऐड कर लिया था, जैसे कि UN लाइफ टेबल मॉडल हो गया या इंडिया का डेमोग्राफिक डिटेल्स हो गया 2011 और 1991, 2001, ये सब उसमें एडिट नहीं था, तो ये मैंने खुद से ऐड कर दिया। और भी 1-2 टॉपिक्स थे जो उसमें ऐड नहीं थे, मैंने खुद से ऐड करके वो जो नोट्स था वो मैंने पूरा पढ़ लिया था। उसको भी पूरा याद करना था, लिख के याद करना था। इवन दो पूरा थ्योरी है, कुछ डेरिवेशन नहीं है, तब भी मैं पूरा लिख के पढ़ता था। आइडिया यही था कि जो आप पेपर देखोगे तो नोट्स के बाहर तो उसमें बिल्कुल ही नहीं आता। जो न्यूमेरिकल आते हैं वो भी नोट्स से ही होते हैं, मतलब जो बुक में दिए हुए हैं फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की जो बुक है उसमें जो न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल से बाहर न्यूमेरिकल भी नहीं आता है। तो अगेन स्ट्रैटेजी सेम थी। एक चैप्टर जो मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, एक चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर से रिलेटेड जो PYQs में पूछे गए हैं उनको देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और साथ ही में उस चैप्टर से रिलेटेड अगर बुक में एग्जाम्पल्स हैं तो वो सारे एग्जाम्पल्स लगाने हैं और उनका सोल्यूशन जो है लिख लेना है। ऐसे करके मैं सारे चैप्टर पहले पढ़े, सारे जो न्यूमेरिकल लगाए, और जिससे मुझे वैरायटी पता चल गया कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अगली बार जब मैं नोट्स को रिवाइज करता था तो मैं उस तरह ही रिवाइज करता था जिस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे करके मैंने सारे नोट्स जो है रिवाइज कर लिए थे। तो जब आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू का सिलेबस तो ऐसा डिफाइंड नहीं है, बट जो आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है और जो आपके डैफ में मेंशन है, और ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स आप पहले ही अच्छा करके पढ़ते हैं अपने प्रिपरेशन जर्नी के दौरान, तो आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल रहता है। साथ ही में डैफ में जो आपने लिखा हुआ है वो अच्छे से पढ़ के जाएँ। जो भी आपकी हॉबीज़ है, जो आपके कॉलेज है उसके बारे में पढ़ के जाए, जो आपका होम टाउन है उसके बारे में पढ़ के जाए।
तो उसी से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे कुछ डिफाइंड नहीं है बट कुछ भी पूछा जा सकता है। और थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। तो मैंने जब मेरा नाम आया था इंटरव्यू में, जब रिज़ल्ट आया था, तो मैंने फिर न्यूज़पेपर जब पढ़ना स्टार्ट किया था ताकि पूछ ले तो मैं बता दूं, बिकॉज जरूरी नहीं आपसे पूछे बट आपसे पूछ भी सकते हैं, तो आप रेडी रहें उसके लिए। तो इंटरव्यू आपके लिए उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, अपने रिटन में अच्छा किया है तो ऐसे आप ICS की तैयारी कर सकते हैं। बात करें आपको, जैसे अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि पहले आप अच्छे से कोई वीडियोस देखें, आप अपने से नोटिफिकेशन जो सिलेबस है वो अच्छे से देखें, और जितने यूट्यूब पे DKT के वीडियोस है या फिर और भी वीडियोस है आप उसको देखें, उनसे समझें, उनसे स्ट्रैटेजी एक लें और उसके अकॉर्डिंग अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि आपको कैसे कवर करना है। और ये रहे कि आपको एग्ज़ाम के 2 महीने पहले आपको सिलेबस कवर कर लेना है और 1-2 बार रिवीजन भी हो जाना चाहिए। जो आपका मई और जून है उसमें आपको एक फाइनल रिवीजन चाहिए होता है, तो आप उसके लिए बचा के रखें। तो आप स्टार्ट करें पेपर 1 से, जैसे मैंने स्टार्ट किया था पेपर 1 से और पॉलिटी से स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे जैसे टाइम मेरे पास कम था शुरू में, तो मैं उसको पढ़ता गया और धीरे धीरे मैंने ऐड करता गया, और ऐसे ही करके मैंने स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन। एंड देन ऐसे ही मैंने तब जो भी जॉब के साथ चल रहा था तो मैंने किया। फिर मुझे लगा कि जैसे आप पेपर 1, 2, 3 पढ़ लेते हो तो आपको तीनों फिर साथ लेकर चलना पड़ता है, तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो आपको उसके लिए रेडी नहीं पड़ेगा कि आपको दिन भर टाइम देना चाहिए। तो इसके लिए मैंने जॉब से भी अपना रिज़ाइन कर दिया था अप्रैल में, ताकि मैं पूरा टाइम ICS के प्रिपरेशन के दे पाऊँ। तो आपको तो ऐसे आप फर्स्ट टाइम है तो आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही में एक मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप पहला ही अटैम्प्ट जो भी दे रहे हैं अटैम्प्ट, उसको पूरा 100% दें। आप कोई भी अटैम्प्ट को लाइटली ना लें कि ये बस सीखने के लिए है या इसके लिए है, और आपको ऐसा नहीं है, आप पहले अटैम्प्ट पे भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर आपके पास नोट्स है, जो अपने नोट्स बनाए हैं वो आपको याद है, तो उसका हेल्प लें और अच्छे से पढ़ के जाएँ, तो आप भी क्लियर पर कर पाएंगे एग्ज़ाम। तो ऐसे करके मैंने अपना स्टार्ट किया, ऐसे कंप्लीट किया सारा सिलेबस। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आपके पास जो भी नोट्स है या आपके फ्रेंड्स के थ्रू अवेलेबल हो रहे हैं या कोचिंग से अवेलेबल हो रहे हैं, वो नोट्स आपको पूरा याद होना चाहिए। आप नोट्स के बाहर ट्राई कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो, बट बहुत ज़्यादा नहीं ज़रूरत है कि पढ़ने की। आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप दूसरे बुक रिफ़र कर सकते हैं या यूट्यूब रिफ़र कर सकते हैं, बट जो है आपके पास नोट्स उसको तो आपको पूरा याद होना चाहिए, उसमें आपको कोई भी मतलब कमी नहीं छोड़ना है। और आई थिंक इस प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी में जो मेरा जर्नी है उसमें मेरे दोस्त का बहुत, जो भी मेरे दोस्त हैं जो उनके साथ मैंने प्रिपरेशन किया था, उनका बहुत योगदान था। तो आप भी, अगर आपके पास भी कोई ऐसे फ्रेंड है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, उनसे कांटेक्ट में रहें, उनसे सजेशन लेते रहें। और यही है इसमें कि आपको जो भी एफ़र्ट देना है खुद ही देना है। जो किसी और का अगर भी कोई भी योगदान है तो वो थोड़ा सा ही होता है, पूरा एफ़र्ट आपको ही देना है। बाकी कोई नोट्स प्रोवाइड कर रहा है या कुछ दे रहा है तो उसका 20% ही रोल है, 80% रोल आपका है। और इस प्रिपरेशन के दौरान जब मैंने से स्टार्ट किया था तो मैंने भी DKT के जो वीडियोज़ है ICS के काफ़ी देखे थे, उसमें प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ देखी थी, डिफरेंट बुक जो रिफ़र करते हैं। तो मैंने आई थिंक काफ़ी वीडियोस देखे होंगे, 4-5 वीडियोस देखे होंगे। तो सबके थोड़े अलग अलग रहते हैं स्ट्रेटजी, सबका स्ट्रेटजी सेम नहीं होता, बिकॉज सबका लाइफ अलग अलग है। कोई जॉब के साथ कर रहा है, कोई मास्टर्स के साथ कर रहा है, कोई मास्टर्स के बाद कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप भी अपना प्लान बनाएं। आप कंबाइन कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे मैंने कंबाइन किया, मैंने फ्रेंड के नोट्स लिए, मैंने सीनियर के नोट्स लिए, खुद के नोट्स भी बनाए। तो आप चीज़ों को कंबाइन करके आप, लेकिन लिमिटेड रखें अपने रिसोर्सेज को, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास रिसोर्सेज है वो आपको कंप्लीट आना चाहिए। अगर आपको वो कंप्लीट आता है तो आप आगे ट्राई कर सकते हैं नया चीज़ें सीखने का। और PYQs तो मतलब जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरे आना चाहिए। पेपर 4 में जो PYQs में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आप लगा लो और आपको आने चाहिए। पेपर 3 में कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जो मतलब नहीं लगे हैं, किसी से सॉल्व नहीं हुए हैं, तो उनको स्किप करके, लेकिन बाकी जो थ्योरी पार्ट है वो आपको पूरे आने चाहिए। तो ऐसे ही मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी सितंबर में, तो ऐसे ही स्टार्ट की थी। मैंने वीडियोस देखे और फिर मुझे लगा कि एक बार मुझे ICS का अटैम्प्ट देना चाहिए। फिर मैंने दिया और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो गया। तो आपका भी फर्स्ट अटैम्प्ट में हो सकता है, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी
आपको ये नहीं सोचना है कि पहला अटैम्प्ट है तो ये ट्रायल होगा या आपको दूसरा लगेगा ही लगेगा, तो आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है। आप पहले में ही अगर 100% दे देते हो तो फिर दूसरे में आपको जो जाना ही नहीं पड़ेगा। तो यही मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप मेहनत करें और जितना आपके पास नोट्स है उसको पूरे कवर करें और लगातार जितना टाइम है यूटिलाइज़ करें। 1-2 दिन कभी आप ब्रेक ले सकते हैं, बस कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी दिन में अगर ब्रेक ले रहे हैं तो चल जाएगा। मतलब मैं भी, हम लोग जब प्रिपेयर कर रहे थे तो शाम को हम लोग भी चल जाते थे बाहर कुछ स्नैक्स करने, बट ब्रेक जो है कभी बहुत लंबा नहीं लिया था कि 2-3 दिन का ब्रेक ले लिया। उससे क्या होता है आपका कंसिस्टेंसी वो हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा ब्रेक ना लें, पढ़ते रहें लगातार और मेहनत करते रहें, तो एक दिन आपका भी हो जाएगा।